किसी आदमी के ऊपर ईडी जो है सुनवाई करती है, कार्रवाई करती है, जब तक वो भाजपा से बाहर होता है। ज्यों ही वो बीजेपी में आ जाता है, ईडी भूल जाती है। फिर जो ऐसा लगता है कि वो गजनी फिल्म का आमिर खान हो गया है, फिर उसको कुछ याद ही नहीं है, 5 मिनट में हर चीज़ भूल गए। ऐसा लगता है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई है। उसके बाद आप कुछ भी करके बीजेपी में शामिल हो जाइए, सब ठीक हो जाएंगे। जब हमारी यूनिवर्सिटी पे अटैक हुआ ना, तब हम कह रहे थे कि आज हमारे साथ हो रहा है। हम इस देश में नरेंद्र मोदी के पहले विक्टिम हैं इस लिहाज से, बतौर प्रधानमंत्री। हमारी यूनिवर्सिटी, वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट, अननेसेसरी उनको क्या क्या कहा गया, जबकि इन्हीं के कैबिनेट में उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए 3 लोग कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उज्ज्वला योजना में लोगों के पास सिलेंडर को रिफिल कराने का पैसा नहीं है, और उस वक्त जो है हमारे यहाँ के एक व्यक्ति जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति, सबसे बड़े रिचेस्ट आदमी बनते हैं। कैसे संभव है ये? देश गरीब हो रहा है और एक व्यक्ति जो है अमीर होता जा रहा है। इसका मतलब इसका एक कनेक्शन है, और कनेक्शन क्या है हम लोग स्पष्ट कर दिए हैं सीधा, कि सरकारी संपत्ति की लूट और सरकार के दोस्तों को छूट। Your questions, their answers. Dialogue at Nation Next. Hello and welcome to Dialogue at Nation Next. I'm Radhika Thawad and today I'm in conversation with Kanhaiya Kumar. कन्हैया जी, मुझे बताइए कि बीजेपी is putting up its act together. 2024 के इलेक्शंस के लिए उनकी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, तो कांग्रेस का अभी क्या सिचुएशन है? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और आपका धन्यवाद कि आप बातचीत के लिए आए हैं। आपने कहा कि बीजेपी 24 की तैयारी के लिए अभी से लग गई है। बीजेपी के पास और कोई काम नहीं है। बीजेपी सिर्फ चुनाव लड़ती है। और चुनाव कैसे लड़ती है? चुनाव लड़ने के लिए समाज के भीतर नफरत फैलाती है, झूठ बोलती है, लोगों को उनके जो बेसिक इशूज हैं उससे डाइवर्ट करती है। लाइक ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल करते थे, ये डाइवर्ट एंड रूल करते हैं। और एक चुनाव से दूसरे चुनाव, दूसरे चुनाव से तीसरे चुनाव, और इनके पास जो है ना एक परफॉर्मर है जिसको हम लोग जो है प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं। उस परफॉर्मर का काम यही है कि स्टेज लगा दीजिए, हर जगह जा कर के जो है वो बढ़िया झूठ बोलेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बीजेपी चुनाव मोड में ही रहती है। वो चाह रही है कि इस देश में डेमोक्रेसी को प्रोसीजरल डेमोक्रेसी बना दिया जाए, जिसमें सिर्फ चुनाव हो, चुनावी रैलियां हो, चुनाव के वादे हो, फिर नया चुनाव हो, नई चुनावी रैली हो, वही चेहरे, फिर जो है नए नए चुनावी वादे हों। मेरे ख्याल से कांग्रेस को सिर्फ चुनाव की तैयारी नहीं करनी है। कांग्रेस के कंधे पे आज बहुत सारी जिम्मेवारियां एक साथ आ गई है। एक तो हमारा जो देश है, जिसको आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, जिसका संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके जो गोल्स हैं, जिसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक इथॉस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल हैं, उसको प्रोटेक्ट भी करना है। और नए तरह के चैलेंजेस जो सोसाइटी में पैदा हो रहे हैं, नया तरह का क्लास पैदा हो रहा है, जेंडर के डिस्कोर्स आ रहे हैं, इकोलॉजी का जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो नए चैलेंजेस को फेस करते हुए देश को आगे कैसे लेकर के जाना है। हमारा जो फाइट है वो मल्टी कॉर्नर फाइट हो गया है। हमको मोरालिटी भी बचानी है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, हमको एज ए पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को भी प्रोटेक्ट करना है, एज ए डेवलपिंग नेशन इसकी जो इकॉनमी है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। और इकॉनमी ऐसी नहीं कि जो है एक तरफ जो है 2 लोग दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएं और देश जो है सबसे गरीब हो जाए, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हो जाए, महंगाई सबसे ज़्यादा हो जाए, रुपए जो है अपने सबसे निचले स्तर पे चला जाए, भारतीयों का पैसा जो है स्विस बैंक में सबसे ज़्यादा हो जाए, और हर तरफ कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जेंडर के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन बढ़े, इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसके पावर को कम किया जाए, या जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके पावर को मिसयूज करके ऑपोजिशन का जो है गला घोटा जाए। तो कांग्रेस को सिर्फ चुनाव नहीं लड़ना है, कांग्रेस को चुनाव भी लड़ना है, और इस देश में चुनाव होते रहे इसकी भी सुरक्षा करनी है, इसको भी बचाना है। पर कांग्रेस ने ईडी लाया है, पीएमएलए लाया है, तो क्या आपको लगता है कि अगर आप अक्यूज करते हैं कि बीजेपी सीबीआई को या ईडी को मिसयूज कर रही है, तो कांग्रेस ने एक मॉन्स्टर पैदा कर दिया इसे इंट्रोड्यूस करके? तो मतलब जो है हम बोफोर्स खरीद करके लाए या जो है राफेल खरीद करके ला रहे थे, तो कल से जो है इसका इस्तेमाल हमारे ऊपर ही हो जाए।
इंस्टीट्यूशंस तो बनाए इसलिए जाते हैं ना कि उससे देश की रक्षा की जाएगी, उससे कुर्सी की सुरक्षा होने लगेगी, इसलिए तो इंस्टीट्यूशन नहीं बनाए जाते हैं। करप्शन को रोकना है, इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना है ताकि वो डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन कोई डेमोक्रेसी कैसे बचेगी जब अपोजिशन ही नहीं रहेगा? तो मान लीजिए कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी टेक्नोलॉजी लाया जाता है, वो तो इसलिए लाया जाता है कि उससे ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरा हों। जी। लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी को हम मिसयूज करने लगेंगे, जैसे बंदूक है, अगर आप अपनी रक्षा के लिए उसका इस्तेमाल करें तो ठीक है, लेकिन आप उससे जो है लोगों का खून करने लगें, मर्डर करने लगें, तो फिर ये कहे कि अच्छा वो तो बंदूक जो लाया है वो जिम्मेवार है, जो खून कर रहा है वो तो जिम्मेवार नहीं है। तो उस तरह से तो कांग्रेस में हर चीज़ के लिए देश में जो हो रहा है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है, फिर तो मोदी जी के लिए भी कांग्रेस ही जिम्मेवार है। मान लीजिए इस तरह से अगर व्हाट अबाउटरीज में जाएंगे और आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो इसमें तो कोई लॉजिक तो है नहीं, कोई सेंस तो है नहीं। तो हम लाए ईडी तो कौन सा जो है उसका अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए होते तो फिर तो प्रधानमंत्री होते ही नहीं, फिर तो जो है गृह मंत्री होते ही नहीं। हम कह रहे हैं कि इस देश में लॉ का अपना एक कोर्स ऑफ एक्शन है, लॉ को अपना कोर्स ऑफ एक्शन करने दीजिए। लॉ अपना कोर्स ऑफ एक्शन अगर नहीं करेगी तब उस पर सवाल खड़ा होगा। और ये सवाल क्यों खड़ा हुआ है? ईडी अगर किसी भी करप्ट आदमी को पकड़ रही है बिना किसी पॉलिटिकल बाइसनेस का तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी आदमी के ऊपर ईडी जो है सुनवाई करती है, कार्रवाई करती है जब तक वो भाजपा से बाहर होता है। ज्यों ही वो बीजेपी में आ जाता है ईडी भूल जाती है, फिर जो ऐसा लगता है कि वो गजनी फिल्म का आमिर खान हो गया है, फिर उसको कुछ याद ही नहीं है, 5 मिनट में हर चीज़ भूल गए। ऐसा लगता है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई है। उसके बाद आप कुछ भी करके बीजेपी में शामिल हो जाइए, सब ठीक हो जाएंगे। जिस कांग्रेस के नेता के ऊपर करप्शन का चार्ज लगता है, जिस कांग्रेस के नेता को देशद्रोही कहा जाता है, जिस कांग्रेस के नेता को एंटी नेशनल कहा जाता है, वही जो है भाजपा में जाके शामिल हो जाए तो उसका माला पहना करके स्वागत किया जाता है। ये बेईमानी है। और हम कह रहे हैं कि हम पॉस्को एक्ट लेकर के आए, निर्भया का जो कांड हुआ वो तो कांग्रेस के समय में हुआ, तो उसकी जिम्मेवारी ली, कानून का रिफॉर्म हुआ और बलात्कारियों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा, ये कानून बनाया गया। ये लाल किला के प्राचीर से भाषण देते हैं नारी सम्मान का, और जो रेप एक्यूज है उसको छोड़ देते हैं। रेप एक्यूज जो है इनके यहाँ एमएलए बनते हैं। तो बीजेपी बेसिकली कर क्या रही है? बीजेपी कह रही है कि हम गलत हैं क्योंकि बाकी सब भी गलत है। अरे बाकी सब गलत है तो आपका गलत होना सही साबित हो जाएगा। पर बीजेपी तो ऐसा कहती नहीं है कि हम गलत हैं। बीजेपी के कहती पास है अपने ना। रीजंस है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहते हैं। नहीं, बीजेपी कहती है कि हम गलत हैं। कैसे गलत हैं बता देते हैं। खुद जो है गृह मंत्री ने कहा कि 15 लाख की बात जो है वो चुनावी जुमला था। बात यह है ना कि जिसका काम है ना देश को ये बताना, देश को ये याद दिलवाना, वो आजकल अपना काम नहीं कर रहा है। मैं आपके संस्थान की बात कर रहा हूँ, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। मीडिया अगर याद दिलाना एक बार शुरू कर देना, हिम्मत से अगर प्रधानमंत्री से सवाल करना शुरू कर देना, तो मैं कह रहा हूँ कि 24 घंटे भी ये अपना जो है नैतिकता का झूठ जो है उसको लेकर के नहीं चल पाएंगे। 24 घंटा भी नहीं लगेगा अगर इनकी सच्चाई देश की जनता को बताया जाने लगे तो। ये जिस समय नारी सम्मान की बात कर रहे थे उसी समय मीडिया अगर इनका पुराना स्टेटमेंट चलाना शुरू कर देती कि ये नारी को क्या क्या बोले हैं तो ये बोल पाते। जब ये खुद चीफ मिनिस्टर थे तो कैसी कैसी बातें करते थे। कहते थे कि रुपया तब गिरता है जब सरकार गिरती है, उसकी आबरू गिरती है। अब इनके समय में रुपया सबसे ज़्यादा निचले स्तर पे है, तब सरकार की आबरू नहीं गिर रही है। तो अगर हम अपनी जिम्मेवारी ठीक से नहीं निभाएंगे एज ए नागरिक, एज ए ब्यूरोक्रेट, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए मीडिया पर्सन, एज ए लॉ मेकर, तो फिर तो गड़बड़ी होगी। और गड़बड़ी जो होगी, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, अभी तो मज़ा आ रहा है कि कांग्रेस मुक्त हो रहा है, कल को गडकरी मुक्त भी हो जाएगा। हाँ, तब समझ में बीजेपी आए। ने पार्लियामेंट्री बोर्ड से नितिन गडकरी को और शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अभी और ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो रहे हैं अपने एक्शंस में? मैं कह रहा हूँ ना, जो इंसान अपनी पत्नी का नहीं हुआ, आपको लगता है वो देश का होगा? ये बस समझने का फेर है। वक्त का इंतजार कीजिए, धीरे धीरे सबको ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। जिम्मेवारी जो निभाएगा वो हर तरह की जिम्मेवारी निभाएगा। वो बेटा होने की जिम्मेवारी भी निभाएगा,
पति होने की जिम्मेदारी भी निभाएगा, भाई होने की जिम्मेदारी भी निभाएगा और देश का नागरिक होने का जिम्मेदारी भी निभाएगा। अगर पॉलिटिशियन बना है तो देश का नेता होने का जिम्मेदारी भी निभाएगा। जो बेटा होने का जिम्मेदारी नहीं निभाया है ना, वो नेता होने का जिम्मेदारी भी नहीं निभाएगा। क्यों कहते हैं आप ऐसे कि जो बेटा होने की जिम्मेदारी नहीं निभाए? क्यों नहीं कहेंगे? आप मुझे बताइए, मोदी जी को अपनी माँ कब याद आती है? जब वो संकट में होते हैं। जब नोटबंदी हुई, हर तरफ से जो है उनकी आलोचना होने लगी, कौन अपने 90 साल की माँ को एटीएम में खड़ा कर देता है? माँ को आप कहेंगे ना कि माँ तुम बैठ जाओ, हम एटीएम के लाइन में खड़े हो जाते हैं। माँ खड़ी हो जाएगी 90 साल की? ये व्यवहारिक है क्या? ये फोटो ऑप है। फोटो ऑप की इस पॉलिटिक्स को हमको समझना पड़ेगा और ये टिपिकल टायरेंट बिहेवियर है। ऐसा नहीं है कि ये पहले हैं, ये तो सस्ता वाला है। दुनिया के इतिहास में ऐसे हुए हैं बहुत सारे। ये टिपिकल टायरेंट बिहेवियर है और हम देश की जनता को आगाह कर रहे हैं। ये वीडियो आप सेव करके रखिएगा, अगर हिम्मत होगा तो पब्लिश कीजिएगा, नहीं तो अपने पास रखिएगा। नहीं, ये पब्लिश तो होने वाला है। तो रखिएगा इसको, जो आज मैं बोल रहा हूँ। जब हमारी यूनिवर्सिटी पे अटैक हुआ ना, तब हम कह रहे थे कि आज हमारे साथ हो रहा है। हम इस देश में नरेंद्र मोदी के पहले विक्टिम हैं इस लिहाज से, बतौर प्रधानमंत्री। हमारी यूनिवर्सिटी, वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट, अननेसेसरी उनको क्या क्या कहा गया, जबकि इन्हीं के कैबिनेट में उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए 3 लोग कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो आप इतना बड़ा झूठ बोल करके पचा गए, जनता को व्हाट्सएप फॉरवर्ड करके उसको मनवा दिया थोड़े टाइम के लिए। तो आपको धीरे धीरे इस बात का कॉन्फिडेंस होता गया कि इस देश में हम कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी भुला देंगे। तो जब आडवाणी जी के साथ हो रहा था तो बाकी लोग चुप थे, जब रविशंकर प्रसाद के साथ हो रहा था तो बाकी साथ लोग चुप थे। तो अभी जो है गडकरी जी और शिवराज सिंह चौहान के साथ हो रहा, हो सकता है कि कल को ये किसी और के साथ भी हो बट सकता है। गडकरी मुक्त आप क्यों बोलते हैं? हम नहीं बोलते हैं, ये वो खुद कर रहे हैं कि गडकरी जी के साथ जो है आडवाणी जी होने वाले हैं। जो आडवाणी जी के साथ हुआ वो गडकरी जी के साथ होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी तानाशाही प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है, अपने से बराबर व्यक्ति को, अपने से ज़्यादा जो है प्रतिभाशाली व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करता है, वो उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। ये टिपिकल तानाशाही व्यवहार है। और मैं तो महाराष्ट्र घूम रहा हूँ और वहाँ के लोगों को भी ये कह रहा हूँ, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये सब वो ऐसे इलाके हैं जहाँ से भाजपा, और ये वाली भाजपा नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी वाला भाजपा नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भाजपा। क्या फ़र्क है दोनों में? देखिए, फ़र्क में हम नहीं जाना चाहते हैं, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि स्थिति बदतर है। बदतर इस लिहाज से है कि आप पूछ रहे हैं कि चुनाव लड़ती है बीजेपी, चुनाव की तैयारी, प्रोसेस रहेगा तब ना। प्रोसेस ही नहीं बचेगा। आप कोई भी पॉइंट उठा करके देख लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड की आप बात कीजिएगा, 80% ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को मिलती है। जिस समय नोटबंदी हो रहा है उसी वक्त भाजपा के कार्यालय पूरे देश में बन रहे हैं। जब देश जो है सबसे ज़्यादा गरीबी की स्थिति को उज्ज्वला योजना में लोगों के पास सिलेंडर को रिफ़िल कराने का पैसा नहीं है, और उस वक्त जो है हमारे यहाँ के एक व्यक्ति जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति, सबसे बड़े रिचेस्ट आदमी बनते हैं। कैसे संभव है ये? देश गरीब हो रहा है और एक व्यक्ति जो है अमीर होता जा रहा है। इसका मतलब इसका एक कनेक्शन है, और कनेक्शन क्या है हम लोग स्पष्ट कर दिए हैं सीधा, कि सरकारी संपत्ति की लूट और सरकार के दोस्तों को छूट, इसी मॉडल पे जो है ये सरकार चल रही है। नतीजा क्या है कि मीडिया फ्री नहीं होगी, उसका जो मालिक होगा उसको जो सरकार कहेगी वही उसको करना होगा, तो वो दिन भर जो है अपना भजन में लगी रहती है। कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, कोई सवाल नहीं खड़ा किया जाता है, तो मीडिया भी अपना काम नहीं कर पाएगी। जुडिशरी का आप हालत जानते हैं, ठीक है, मैं जुडिशरी पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन अगर हमारे देश में जज की हत्या हो गई, उस पर आप बोल भी नहीं सकते हैं, उस पर अगर किसी व्यक्ति ने किताब लिख दी तो उसका जीना दुभर हो गया, ये सब सही लक्षण नहीं है। और इस पर इस देश के आम नागरिकों को ये सोचना पड़ेगा कि जो आज़ादी हमको मिली, जो आज़ादी हमको हासिल है, क्या वो आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी। पर कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि जिस इंसान ने अपनी आवाज़ उठाई है उसको उसके पीछे ईडी लगा है, सीबीआई लगी है, तो कन्हैया कुमार को किसी चीज़ का डर क्यों नहीं है?
देखिए ऐसा नहीं है, ईडी और सीडी हमारे पास क्या लगवाएंगे, हम तो ऑलरेडी जेल घूम के आ चुके हैं ना। ऐसा नहीं है कि और मतलब जो है दर्जनों मुकदमे हैं। ईडी और सीडी के क्राइटेरिया में हम नहीं हैं। ईडी और सीडी के क्राइटेरिया में अगर हमको ये डालेंगे, ठीक है, तो फिर जो बाकी स्थापित नेता हैं उनका क्या करेंगे। तो अलग अलग लोगों को परेशान करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। आज भी जो हमारे साथ के बहुत सारे लोग थे वो जेलों में है, वो जेल में बंद है, उनका नाम लोग भूल गया है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। उनका अपराध क्या है, वो बस सरकार से सवाल पूछ रहे थे। कितने पत्रकार जेल में बंद हैं, कवि जेल में बंद हैं, विद्यार्थी जेल में बंद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जेल में बंद हैं। अब उनकी कोई बात भी नहीं करता है। रही मेरी बात, तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी क्या कर सकती है और बीजेपी क्या करती है ना, हम इसको बखूबी समझते हैं। सवाल ये है कि हमारे सिर्फ समझने से या हमारे बोलने से नहीं होगा। देश के लोगों की जो समस्या है उसका विकल्प जो है हम प्रस्तुत कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और वो विश्वसनीयता हमको हासिल करनी पड़ेगी। अगर हम महंगाई के खिलाफ बोल रहे हैं तो हम महंगाई को कैसे दूर करेंगे, इसका विकल्प जो है हमको मासेस के सामने रखना पड़ेगा। और आज के समय में महंगाई और बेकारी दो ऐसी चीज़ है जिससे देश की एक बड़ी आबादी जो है प्रभावित हो रही है, और इसको ध्यान में रखते हुए ही कांग्रेस पार्टी लगातार कार्यक्रम कर रही है, सड़कों पर है। अभी आने वाले दिनों में 4 तारीख को 4 सितंबर को हमारी रैली है। उसके बाद जो है हम लोग पूरे देश में पदयात्रा करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। प्रमुखता से जो है आम लोगों के जो मुद्दे हैं उसको उठाएंगे और उनका जो दुख है, तकलीफ़ है, उसके साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े होंगे। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी बहुत सारे झूठ बोलते हैं, तो किन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको झूठ लगती है उनकी? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी कौन सी चीज़ मत बोलिए, बोलिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो सच लगती है। यहाँ सच के बीच में झूठ नहीं ढूंढना है, यहाँ झूठ के बीच में सच ढूंढना है। उसका फ़र्क समझ लीजिए। इसका फ़र्क हम इसलिए आप कह रहे हैं कि सच क्या बोलते हैं, पहले ये प्रश्न पूछिए, क्या सच बोले हैं, कौन सी ऐसी बात है जो उन्होंने पूरा किया है। मैं एक एक करके जो है ना आपको हज़ारों चीज़ें गिना दूंगा। नोटबंदी हुआ, क्या बोले, 50 दिन में सारे तकलीफ दूर हो जाएगी, जिस चौराहे पे आप बुलाएंगे हम आ जाएंगे। कौन सा चौराहा पे आए? 2022 में तो हम लोगों को सब कुछ मिल जाना था, हर किसी को घर मिल जाना था, शौचालय मिल जाना था, बुलेट ट्रेन चल जानी थी। बुलेट ट्रेन चली क्या? कहीं चल रहा है बुलेट ट्रेन? बन क्या रहा है जिसकी बात नहीं की गई? अपने लिए महल बन रहा है 20,000 करोड़ का, 8,000 करोड़ का हवाई जहाज मंगाया गया है, 15 करोड़ का कार मंगाया गया है। ये जो चीज़ें हैं ये जनता देखे नहीं, उसको नज़र ना आए, इसीलिए जो है आज आपके आँख में जो है धूल नहीं झूठ झोंका जाता है। तो ये मत पूछिए कि क्या झूठ बोले हैं, क्या सच बोले हैं, ये पूछिए। झूठ, आपको सच से झूठ नहीं ढूंढना है, झूठ में से आपको सच ढूंढना है, ये हालत है। नीतीश कुमार की एक बहुत अच्छी क्लीन इमेज हमेशा से रही है, बट अब जब उन्होंने कार्तिकेय सिंह को अपने आरजेडी लीडर को इंडक्ट किया तो उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही कि ही हैज़ अ क्रिमिनल बैकग्राउंड। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, बिकॉज आप भी बिहार से हैं। तो देखिए, आप जब तक बीजेपी के साथ रहिएगा तब तक मीडिया आपका सब इमेज क्लीन कर देगी। जो ही बीजेपी छोड़ के जाइएगा आपको तुरंत जो है आपके ऊपर सारे तरह के कालिख और कीचड़ जो हैं वो पोत दिए जाएंगे। किसी एक चीज़ पे जो है नैतिकता से, ईमानदारी से बात कर ली जाए। कौन ऐसा नेता है और कौन ऐसी सरकार है और कौन ऐसी पार्टी है जिसके मंत्रिमंडल में, जिसकी सरकार में, ठीक है, और जिसकी पार्टी में दागी लोग नहीं हैं। अगर इसी नैतिकता पे बात करनी है कि किसी भी दागी को जो है कोई कुछ नहीं मिलना चाहिए, देश का गृह मंत्री तरीपार था, इससे बड़ा कुछ होता है क्या? और ऑन कैमरा झूठ बोले हैं इनके मिनिस्टर। कभी कहते हैं कि ग्रेजुएशन है, कभी कहते हैं कि +2 हैं। डिग्री जो है स्मृति ईरानी अपना जो है अभी तक ओरिजिनल डिग्री दिखाई है, और गोवा में जब बार पकड़ा गया तो बोली नहीं नहीं बार है ही नहीं। और उन्हीं का जो है मतलब उनके परिवार के लोगों का वीडियो है, ब्लॉग है कि वो बता रहे हैं कहाँ हमारा बार है। सरेआम झूठ बोलते हैं, तो पार्लियामेंट में खड़ा होकर के झूठ बोलते हैं।
कानून को जो है मतलब उसको धज्जियां उड़ाते हैं। कहीं कुछ भी जो है प्रोसेस से जो चीज़ें नहीं चल रही हैं। और मैं कह रहा हूँ कि जब तक हम लोग बोल रहे थे तो लोगों को ऐसा लगता था जैसे नरेंद्र मोदी का विरोध करना हमारा एजेंडा, हम इतना फालतू हैं क्या कि अपनी जवानी जो है एक बेकार के व्यक्ति के ऊपर बर्बाद करें। चिंता देश की थी इसलिए बोल रहे थे, हमारा कोई एजेंडा नहीं था। हम लोग का क्या एजेंडा होगा? कौन सा हम पॉलिटिशियन के बाल बच्चे हैं जो है हमारा जो है पॉलिटिक्स एजेंडा होगा? हम लोग साधारण लोग हैं, पढ़ते लिखते हैं, नौकरी करते हैं, अपना जीवन जीते हैं। हमारा एजेंडा क्यों होता? अगर देश का गरीब व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया तो हमारे लिए खुशी की बात है। हमारा एजेंडा क्यों होगा कि उसका विरोध किया जाए? हम इस देश के गरीब लोगों के पैसे से ही पढ़ें और उस पढ़ाई लिखाई से समझते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये व्यक्ति देश को गुमराह कर रहा है और ये व्यक्ति देश को तबाही की तरफ ले जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाजपाई, महंगाई, तबाही, दंगाई, ये सब शब्द सुनने में एक से लगते हैं। कहीं ये हकीकत ना हो जाए उसके प्रति आगाह होना ज़रूरी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी महज एक पार्टी नहीं है, अपने आप में देश का इतिहास समेटे हुए है। इस पार्टी का दामन थामे हैं और हमारे जो लीडर हैं, कोई कुछ भी बोले, दो बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, एक निडर है, दूसरा ईमानदार है। राहुल गांधी जी। बट उनके कांग्रेस चीफ होने की बात पे आप क्या कहेंगे? बिकॉज आज भी कुछ कौन चीफ होगा, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन मिनिस्टर होगा, मैं कह रहा हूँ कि ये सब जो है ना, अब मतलब इसकी टोपी उसके सर पहनाने वाली बात है। देश आज जिस मोड़ पे खड़ा है ना, हर नागरिक को उसकी चिंता होनी चाहिए। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि नरेंद्र मोदी जी से अगर आप मिलते हैं तो वो कौन सी चीज़ें, जो कौन से 2 सवाल होंगे जो आप उन्हें पूछेंगे? आप ये बात जान लीजिए कि ये सब जो हाइपोथेटिकल बातें की जा रही हैं ना, इन सब हाइपोथेटिकल चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनसे सवाल करे और वो सवाल सुन लेंगे? जिसको सवाल पूछने का अधिकार है इस देश की मीडिया का, उसको सवाल पूछते हुए देखें? हम कौन होते हैं कि उनसे सवाल पूछेंगे? ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है। प्रश्न ये कीजिए कि क्या इस देश के भीतर जो इस देश के आम लोग हैं, उनके जो बुनियादी सवाल हैं वो आज राजनीतिक विमर्श के दायरे में है? अगर नहीं है तो उसको लाना ज़रूरी है। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इसी से जमहूरियत भी बचेगी, लोकतंत्र भी बचेगा और आने वाली पीढ़ी के लिए आज़ादी महफूज भी रहेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। Nation Next, News Hub for New India.